इस सेक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन भी कह रहे होंगे। सिंस ये चैप्टर रिलेटेड ही फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस से है, तो ये जो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ, वो हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम यूज़ करते हुए इस लॉ को कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्टेक से एग्जॉस्ट हो रहा है, ये चिमनी स्टेक है जहाँ से ये एग्जॉस्ट निकल रहा है। इस एग्जॉस्ट को ऊपर जाना चाहिए था, पर ये जो एग्जॉस्ट है ऊपर जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर जाके ये लेफ़्ट की तरफ मूव हो गया। इसकी जो मूवमेंट है वो लेफ़्ट तरफ हो गई है। इसका मतलब ये है कि कोई एक फोर्स या जो विंड ब्लो कर रही है इसके ऊपर, वो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है ऊपर जाने की बजाय इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है टुवर्ड्स लेफ़्ट। फिर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये शिप है जो कि शिप की प्रोपल्जन है, मरीन शिप प्रोपल्जन है। इस केस के अंदर ये जो फ्लूइड है एग्जिट कर रहा है बाहर की तरफ और उसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपके शिप के ऊपर, जिसकी वजह से शिप जो है वो मूव कर रही है आगे की तरफ। एक ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर फ्लूइड जो है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है और उसके बाद उसके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट किया जा रहा है। तो जैसे ही वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स कि उसका मोमेंटम इंक्रीज़ होने की वजह से वो चीज़ों को टिप ऑफ कर पा रही है, यानी कि उसको उनको गिरा पा रही है। या जैसे ये पल्टन व्हील टर्बाइन की एग्जांपल है, तो यहाँ पर फ्लूइड जो है जब उसका मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है, सो दैट कैन प्रोड्यूस द मोशन विद इन द टर्बाइन। सो ये टर्बाइन को रोटेट करा रही है। सो फ्लूइड का जब मोशन इंक्रीज़ हो रहा होगा या फ्लूइड का मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा होगा या फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, वो आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट कराने में काबिल हुई है। फिर हमारे पास इस केस के अंदर सिर्फ फ्लूइड जो है, फ्लूइड का थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की वजह से, मूवमेंट की वजह से आपका जो शिप है वो प्रोपेल कर रही थी, और इस केस के अंदर जो स्टेक से जो एग्जॉस्ट है ऊपर जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर जाके वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की है। तो इससे भी हमें ये पता लग रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द कंक्लूजन दैट फोर्सेस कैन रिजल्ट फ्रॉम, कि जो फोर्सेस है दे कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम, जैसे हमें नज़र आ रहा था मरीन प्रोपल्शन के अंदर कि फ्लूइड बेसिकली के मूव होने की वजह से, फ्लूइड के मोशन होने की वजह से वो हमारे पास फोर्सेस आ रही थी और वो प्रोपल्जन हो रही थी या थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा था। और इसी तरह से हमारे पास एयरक्राफ्ट्स के अंदर भी जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट या जो मोमेंटम का चेंज हो रहा होता है आपके इनलेट और आउटलेट्स की वजह से, जिसकी वजह से फोर्सेस हमारी उस वजह से भी रिजल्ट होती हैं। दैट फोर्सेस कैन रिजल्ट फ्रॉम और कॉज चेंजेस, या तो फोर्सेस रिजल्ट फ्रॉम उससे हो सकती हैं या कॉज चेंजेस इन फ्लोइंग फ्लूइड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन। तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो आपके आ सकती हैं अगर फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, या उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या वो फिर कॉज कर सकती हैं चेंज किस, या फोर्सेस कॉज कर सकती हैं चेंज आपके फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को। सो दोनों चीज़ें हैं, आपकी फोर्सेस भी आ सकती हैं फ्लूइड की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, जैसे कि हम लोगों ने मैरीन प्रोपल्शन के अंदर देखा कि इनलेट और आउटलेट के ऊपर वो चेंजेस होने की वजह से आपका थ्रस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट की जो फोर्सेस आ रही होती हैं वो इसी तरह से ही होता है कि इनलेट और आउटलेट के ऊपर जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था एयरक्राफ्ट वाला, जिसके अंदर थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, वो थ्रस्ट इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा था कि इनलेट और आउटलेट के ऊपर वेलोसिटीज़ डिफरेंट थी, जिसकी वजह से मोमेंटम हमारे पास डिफरेंट था। तो जो फोर्सेस हैं वो आ सकती हैं फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड
या उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, या आपके जो फोर्सेस हैं वो फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वो चिमनी स्टेक से जो एग्जॉस्ट हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, उससे जो है आपका जो फोर्सेस की वजह से, विंड के फोर्सेस की वजह से आपके फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा था। सो दीज फोर्सेस कैन बी एसोसिएटेड विद वर्क एंड पावर ट्रांसफर्स, और ये हमें पेल्टन व्हील टर्बाइन के अंदर भी नज़र आ रहा था कि हम लोग ये जो फोर्सेस हैं वो या हम कोई ऑब्जेक्ट को गिरा पा रहे थे, या फिर हम कोई चीज़ को मूव करा पा रहे थे, रोटेट करा पा रहे थे, जैसे कि पेल्टन व्हील टर्बाइन के अंदर नज़र आ रहा था। सो दीज फोर्सेस कैन बी एसोसिएटेड विद वर्क एंड पावर ट्रांसफर। Newton's second law of motion for a system is time rate of change of the linear momentum of the system, कि जो आपका रेट ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जो आपके उसका जो चेंज आ रहा है ऑफ द सिस्टम, वो आपका बराबर होगा सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। So time rate of change of the linear momentum of the system is equal to sum of external forces acting on the system. तो अगर आपके जो सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किस वजह से चेंज हो रहा होगा, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है तो आपका जो मोमेंटम है उसका टाइम के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है। Since momentum is mass times velocity, the momentum of a small particle of mass is rho dv, of mass rho dv is v times rho dv. सिंस अगर आपको याद हो, जब भी हम सिस्टम को डिफाइन कर रहे थे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, उस फ्लूइड का अगर एक स्मॉल पार्टिकल है, उस स्मॉल पार्टिकल का अगर जो मास है वो मास हमारे पास रो dv है। ठीक है, डेंसिटी टाइम्स डिफरेंशियल वॉल्यूम, क्योंकि इसका भी कोई डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा, तो अगर उसका मास रो dv है तो मोमेंटम किसके बराबर होगा, वेलोसिटी टाइम्स मास के। सो रो dv, ये v स्लैश है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी। सो मास टाइम्स वेलोसिटी। दस द मोमेंटम ऑफ द इंटायर सिस्टम, इस पूरे फ्लूइड का जो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हम क्या करेंगे, v टाइम्स रो dv के इंटीग्रेशन लिमिट ओवर द सिस्टम। एंड न्यूटन सेकंड लॉ हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम d ओवर dt v रो dv, ये हमारे सिस्टम का जो टाइम रेट ऑफ चेंज है, और वो बराबर होगा कि सिस्टम के ऊपर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस कितनी है। When a control volume is coincident with the system at an instant of time, the forces acting on the system and the forces acting on the contents of coincident control volume are instantaneously identical. जब हमारा सिस्टम, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू कलर के अंदर है ये हमारा सिस्टम है, एंड दिस डॉटेड लाइंस आर द कंट्रोल वॉल्यूम। तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारा जो सिस्टम है और जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो दोनों कोइंसिडेंट होंगे, एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड हिट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फ्लूइड उनके अंदर से मूव कर रहा है, तो उन पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारा जो सिस्टम है और जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो हमारा कोइंसिडेंट होगा। और जब वो कोइंसिडेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ द फोर्सेस उन सिस्टम के ऊपर हैं कैन बी इक्वल टू force sum of the forces on the contents of coincident control volume। तो अगर कोई फोर्सेस जो हमारे सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रही थी, those can be equal to the sum of the forces on the contents of the coincident control volume, जो कि इसके अंदर है, कंट्रोल वॉल्यूम के जो अंदर है। सो फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये फोर्सेस जो शो की गई हैं, वॉट एवर द फोर्सेज आर, तो हम लोग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास हर केस के अंदर डिफरेंट फोर्सेस होंगी जब हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे होंगे।
for a system and the contents of a coincident control volume that is fixed and non-deforming system, और जब हमारा जो contents of coincident control volume है जो कि fixed है और non-deforming है, तो उसके लिए जो हमारी equation होगी d over dt system v rho dv और is equal to dabba over dabba t, and that becomes v into rho dv plus v rho into v dot n dA. ये किस तरह से आया है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिमेंबर हमारा जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम था, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम वाज dB system over dt is equal to dabba over dabba t control volume rho b dv plus control surfaces से जो नेट आउटफ्लो है rho b v dot n dA. ठीक है, तो इस केस के अंदर अभी हम जो पढ़ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं. सो हमारा जो कैपिटल B होगा दैट वुड बी इक्वल टू द मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी. सो स्मॉल b जो था हमारा वो कैपिटल B पर यूनिट मास था, कोई भी प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी कर रहे थे. सो ये हो जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय m. सो स्मॉल v वुड बी इक्वल टू v. तो अब हम अगर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम के अंदर ये चीज़ पुट करें, सो कैपिटल B इज़ मोमेंटम, और मोमेंटम हम लोग अभी डिफाइन कर आ चुके हैं प्रीवियसली, और वो हमारे पास सिस्टम के हिसाब से v रो dv और इंटीग्रेशन लिमिट थी ओवर द इंटायर सिस्टम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब ये स्मॉल b है, इसकी जगह पर वेलोसिटी आना चाहिए, एंड यू कैन सी कि ये रो dv और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी, एंड दिस इज इसके b की जगह पर v आ गया है. प्रीवियस केस के अंदर जब हम कंजर्वेशन ऑफ मास स्टडी कर रहे थे तो हमारा जो b था स्मॉल b दैट वाज इक्वल टू द 1. सिमिलरली यहाँ पर भी रो b v डॉट एन डी है, सो ये रो v डॉट एन डी है और इस स्मॉल b की जगह वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है. So this is time rate of change of the linear momentum of the system. This is time rate of change of the linear momentum of the contents of the control volume and net rate of flow of linear momentum through the control surfaces. तो ये अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि सिस्टम का टाइम के हिसाब से लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, उसका रेट क्या है, टाइम रेट चेंज लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का, तो वो इक्वल है कि हमारे जो कंट्रोल वॉल्यूम है, जो हमारा कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम है, उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, प्लस उसका जो मोमेंटम आउटफ्लो है, नेट मोमेंटम आउटफ्लो कितना है, कितना मोमेंटम इन हो रहा है, कितना मोमेंटम आउट हो रहा है, तो वो हमें बता रहा होगा कि आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हुआ है. तो अगर वो एयरक्राफ्ट वाली एग्जाम्पल लें, उसके अंदर अगर हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम भले मोमेंटम चेंज ना हो रहा हो, इवन स्टेडी फ्लो भी हो, लेकिन जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम है जिसकी वजह से वो फोर्स जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आगे की तरफ क्रूज कर रहा था, वो क्यों था? क्योंकि नेट रेट ऑफ मोमेंटम डिफरेंट था. वो प्रॉब्लम जो था जो हमने प्रीवियसली कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर किया, सिर्फ उसके अंदर मास देख रहे थे, मोमेंटम नहीं देख रहे थे. तो उसके अंदर लेकिन आप देखें फ्रंटल एरिया जो था एयरक्राफ्ट का, वो इंजन का, वो लार्ज था, और पीछे जो एग्जिट एरिया था वो स्मॉल था, जिसकी वजह से इनलेट पर वेलोसिटी डिफरेंट थी और एग्जिट के ऊपर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से नेट रेट ऑफ मोमेंटम आउटफ्लो था हमारे पास, कि मोमेंटम जो है वो इन कम हो रहा था, आउट ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा था. तो इससे भी हमको पता लग सकता है कि आपका जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो वैसे ही चेंज हो जाएगा अगर आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेडी फ्लो होने की वजह से नेट रेट ऑफ मोमेंटम आउटफ्लो जो है वो ही उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी. तो सिंस ये फोर्सेस के बराबर है और ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस हमारे कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर लग रही होंगी, क्योंकि सिस्टम और जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो दोनों कोइंसिडेंट होंगे. तो इस वजह से हमारे पास वो जो फोर्स लग रही थी थ्रस्ट वाली, वो किस वजह से लग रही थी, वो आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर वो क्योंकि सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम कोइंसिडेंट थे. सिमिलरली अभी जो हम लोगों ने इसी टॉपिक को स्टार्ट करते वक्त जो मैरीन प्रोपल्जन वाली एग्जांपल देखी थी,
सेम केस ही है। इवन अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके लीनियर मोमेंटम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर शायद ना भी चेंज हो रहा हो, बट उसका जो मोमेंटम नेट आउटफ्लो है इनलेट के ऊपर कम होगा, आउटलेट के ऊपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जो शिप है आगे की तरफ प्रोपेल कर रही थी। सो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की, तो ऊपर वाले इस टर्म्स को हम लोग डाबा ओवर डाबा टी सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं, बट दिस टर्म विच इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equal to the sum of the forces on the contents of the control volume, क्योंकि हमारे पास वो forces कंटेंट जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा उनके ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। So the linear momentum equation for an inertial control volume is a vector equation. So ये जो आपके 5.22 equation है, this is a vector equation. So in engineering applications, components of this vector equation resolved along orthogonal coordinates will normally be used. So इस केस के अंदर हमारे पास जो फोर्सेस हैं, अगर फॉर एग्जांपल कुछ केसेस के अंदर हमारे पास फोर्सेस 3 डायमेंशंस में लग रही होंगी, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होगा हमारा फ्लो किस तरह से हो रहा है। शायद इन एक तरह से हो और आउट दूसरे तरीके से हो, तो तब भी फोर्सेस लग सकती हैं, ठीक है। तो 2 किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं। इन किसी तरह से हो रहा है, आउट किस तरह से हो रहा है, तो उसकी वजह से भी फोर्सेस का चेंज आ रहा होगा हमारे कंट्रोल वॉल्यूम्स के ऊपर। तो ये जो वेलोसिटी वाले टर्म्स हैं इनको भी हम लोग रिजॉल्व कर रहे होंगे, जिस तरह से फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है, प्लस ये जो फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं इनको भी हम लोग देख रहे होंगे कि ये फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रही हैं। वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे फ्लो की वेलोसिटीज़ के ऊपर। सो की पॉइंट्स ये हम लोगों को याद रखने हैं जब हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या जब भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। आपको अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दुश्वारी नहीं होगी। सो वन डायमेंशनल फ्लोज आर ईजियर टू वर्क विद देन फ्लोज इन्वॉल्विंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास वन डायमेंशनल फ्लो है, फॉर एग्जांपल इनलेट के ऊपर तकरीबन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी से दिए हुए हैं तो वो बेहतर है। अदरवाइज़ अगर फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आए हैं, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क आ रहा होगा, इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी पड़ रही होगी। लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्शनल, it can have components in as many as 3 orthogonal coordinate directions. तो ये इक्वेशन जो है वो डायरेक्शनल है, डिपेंड कर रही होगी फोर्सेस किस डायरेक्शन में किस तरह से हम या तो अप्लाई कर रहे हैं, या फोर्सेस किस तरह से फ्लूइड के मूवमेंट होने की वजह से वो आ रही होंगी। तो ये लीनियर मोमेंटम जो है, जो इक्वेशन आप देख कर आए हैं, ये डायरेक्शनल इक्वेशन है और ये भी वेक्टर इक्वेशन है। तो इसलिए जो हमें डायरेक्शन एक्स वाई जी में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी नज़र में रखना होगा कि फ़्लो की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और फोर्सेस किस डायरेक्शन के अंदर है। अगेन जिस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर करते थे कि जो फ़्लो या लीनियर मोमेंटम का लिए भी कि जो v डॉट एन वाला टर्म है, अगर इनलेट होगा तो वो नेगेटिव होगा, अगर आउटलेट होगा तो वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आउटलेट के अंदर v और यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों बाहर होंगे, और इनके लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो बाहर ही होगा, बट वेलोसिटी जो है वो इनवर्ट तरफ जा रही होगी, जिसकी वजह से ये v डॉट एन का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा इनके लिए। जैसे कि ये आपको इधर से नज़र आ रहा है, अगर इधर से देखें तो यहाँ से बेसिकली इन हो रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, अगेन यहाँ से आउट हो रहा है। सो दिस v डॉट एन वुड बी पॉजिटिव, दिस v डॉट एन वुड बी नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। The time rate of change of the linear momentum of the contents of a non-deforming control volume is 0 for steady flow. तो वो जो डाबा ओवर डाबा टी वाला आपको टर्म नज़र आ रहा था, जो change of the linear momentum within the control volume, that would be 0. If the control surface is selected so that it is perpendicular to the flow where fluid enters or leaves the control volume, the surface force exerted at these locations by fluid outside the control volume on fluid inside will be due to pressure. तो अगर हमने कोई भी कंट्रोल सरफेस सेलेक्ट की हुई है और उसके ये सरफेस जो कि परपेंडिकुलर होगी फ्लो के,
और अगर वो इंटर भी हो रही है या कंट्रोल वॉल्यूम लीव भी कर रही है, तो इन सरफेसेस के ऊपर या इन कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर वो जो फोर्सेस होंगी वो प्रेशर भी फोर्सेस वो दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर, तो वो प्रेशर फोर्सेस भी हम लोगों ने कंसीडर करनी होगी। जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे तो आपको वो नज़र आ रही होगी। द एक्सटर्नल फोर्सेस हैव एन अलजेब्रिक साइन, पॉजिटिव इफ द फोर्स इज इन द असाइंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंड नेगेटिव अदरवाइज। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस अगर अप्लाई हो रही होंगी हमारे कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर, तो वो आपने नज़र रखनी है कि हम लोग किस डायरेक्शन में उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर वो हम लोग एक्स वाई कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एक्स इस तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, वाई इस तरफ ले रहे हैं, और अगर फोर्स इस तरफ लग रही है तो हम वो पॉजिटिव ले रहे होंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर इस तरफ लग रही है तो नेगेटिव फोर्स कंसीडर एक्स में कर रहे होंगे, जिस तरह से आप स्टैटिक्स और डायनामिक्स के अंदर करते हुए आए।